3 दिसंबर 1971। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। वहां पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन चंगेज खान शुरू करती है और भारत के साथ उसका युद्ध शुरू हो जाता है। वहां से करीब 13,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इंटेलिजेंस मिलती है कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। अमेरिका बिना कोई वक्त गवाए वियतनाम में तैनात अपनी नौसेना के मशहूर टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर देता है। असल में यह टास्क फोर्स अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का हिस्सा था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के संयुक्त बल के साथ लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश वॉर में निक्सन न केवल पाकिस्तान की मदद करना चाहते थे, बल्कि भारत को सबक भी सिखाना चाहते थे। टास्क फोर्स 74 की अगुवाई दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज कर रही थी। 75,000 टन की यह वॉरशिप परमाणु ताकत से चलती थी और इस पर 70 एयरक्राफ्ट तैनात थे। यह इस क्षेत्र में अपने दम पर किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकती थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी अरब सागर में भारत के खिलाफ अपना एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस ईगल तैनात कर दिया। चीन भी मौके का फायदा उठाने की तैयारी में था और भारत के खिलाफ कई रणनीतिक मोर्चों पर सक्रिय हो गया। इधर भारत ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के जुल्मो-सितम के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकने से पहले तैयारी तो की थी, लेकिन उसे शायद इस चौतरफा संकट का अंदेशा नहीं था। भारत अकेले इतनी महाशक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। बंगाल की खाड़ी में उसके पास आईएनएस विक्रांत था, जिस पर 20 फाइटर जेट्स ही तैनात थे और यह यूएसएस एंटरप्राइज के सामने नाकाफी था। संकट की इस घड़ी में भारत की मदद के लिए आगे आया सोवियत संघ, जो अमेरिका के साथ शीत युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत के साथ गहरी दोस्ती कायम कर चुका था। इसे भारत की दूरदृष्टि कहिए या सोवियत रूस पर भरोसा, इस युद्ध से 4 महीने पहले ही 9 अगस्त 1971 को भारत ने रूस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिसके एक सीक्रेट क्लॉज में यह प्रावधान था कि भारत पर बाहरी आक्रमण की हालत में रूस को हर हाल में उसकी रक्षा करनी होगी। अमेरिकी मंसूबों को भांपते ही भारत ने रूस से इस क्लॉज को एक्टिवेट करने की गुहार लगाई और रूस ने संकट के साथी के तौर पर बिना कोई देरी किए 13 दिसंबर को परमाणु हथियारों से लैस अपने नौसैनिक बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। वह दूसरे तरीकों से भी भारत की मदद कर रहा था। रूस की सक्रिय मदद देखकर अमेरिका और ब्रिटेन के होश फाख्ता हो गए। उनके युद्धपोत आगे न बढ़ सके। आगे की कहानी इतिहास है, जिसे आप जानते ही हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई और पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का गठन हुआ। असली कहानी अब शुरू होती है। इतने बड़े संकट में भारत का साथ देकर सोवियत रूस ने न केवल सच्ची दोस्ती निभाई थी, बल्कि आगे के लिए उसने भारत रूस मजबूत संबंधों की बुनियाद रख दी थी। उसके बाद भारत और रूस के बीच राजनीतिक, सैन्य और व्यापार संबंधों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका कोई सानी नहीं है। रूस ने भारत को सैन्य हथियार, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और पनडुब्बियों से लेकर अंतरिक्ष में पैर जमाने तक काफी मदद की। आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। यह तब है जब पिछले 3 दशकों में दुनिया के रणनीतिक मानचित्र पर काफी बदलाव आए हैं। इतने बड़े पैमाने पर खरीदारी का मतलब है कि भारत ने भी रूस को आर्थिक तौर पर काफी फायदा पहुंचाया। पुरानी और गहरी दोस्ती की परख पिछले साल भी हुई, जब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका सहित ज्यादातर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ जुबान तक न खोली। ऊपर से संयुक्त राष्ट्र में भी कई प्रस्तावों पर उसने इनडायरेक्टली रूस की मदद ही की। अब सवाल उठता है कि इतनी लंबी और जांची परखी दोस्ती को ऐसा क्या हो गया कि जो अमेरिका कभी भारत का दुश्मन था, आज सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बनने को बेताब है, और जो रूस कभी भारत पर जान देता था, आज न सिर्फ चीन के साथ खड़ा है, बल्कि पाकिस्तान से प्यार के पींगे बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आज भारत किसके ज्यादा करीब है, रूस के या अमेरिका के? संबंधों का यह समीकरण इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बीते 2-3 दशकों में दुनिया में आए राजनीतिक और सामरिक बदलावों पर नजर डालें तो आपके लिए काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
1991 का साल भारत और रूस दोनों के लिए आमूलचूल बदलावों वाला साल रहा। सोवियत यूनियन टूटकर 15 देशों में बंट गया और उसी साल भारत ने क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों के साथ ग्लोबलाइजेशन यानी विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। अमेरिका, ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों के लिए भारत निवेश का सबसे चमकदार अड्डा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस पहले वाला रूस नहीं रह गया था। उसकी आर्थिक नीतियों से लेकर राजनीतिक फैसलों तक में बड़ा बदलाव आ गया। यहाँ तक कि रूस और उसके इर्द गिर्द अमेरिका का दखल बढ़ने लगा। यही वो बिंदु है जहाँ से भारत, रूस और अमेरिका के साथ संबंधों में बड़ा बदलाव उभरने लगा था। अमेरिका का भारत के साथ सैन्य सहयोग तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन वह यहाँ आधुनिक शिक्षा, चिकित्सा और संचार तकनीक के विकास में विदेशी मदद देने और दिलाने में दिलचस्पी दिखाने लगा। भारतीय प्रतिभाओं का अमेरिका की ओर रुझान बढ़ा और वे वहाँ सूचना और तकनीक में बड़ा योगदान देने लगी। तब तक कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी भारत में निवेश कर चुकी थीं। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन कम्युनिस्ट चीन को काबू करना था और वह इसके लिए भारत के साथ सहयोग को बड़ा जरिया मानता था। लेकिन यहाँ तक भी हथियारों के मोर्चे पर अमेरिका की पाकिस्तान को सप्लाई जारी थी और भारत के लिए सबसे बड़ा सप्लायर रूस ही था। हाल के वर्षों तक AK-47 से लेकर T-72 टैंक तक और MiG-21, सुखोई जैसे विमानों से लेकर विक्रांत और विक्रमादित्य वारशिप्स तक भारत के 90% से ज्यादा हथियार और रक्षा उपकरण रूस से खरीदे गए या उसकी मदद से विकसित किए गए। परमाणु पनडुब्बी के विकास और आगे चलकर ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम में भी रूस का बड़ा योगदान रहा। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद का रूस पहले वाला दोस्त नहीं था, जो आंख मूंदकर भारत के लिए कुछ भी देने और दिलाने पर आमादा था। नए रूस के लिए अब भारत एक बड़ा बाजार था और अब उसे जो हथियार और उपकरण मिल रहे थे वो बाजार भाव पर मिल रहे थे, न कि सोवियत वाली दोस्ताना कीमतों पर। रूस को यह मूल्य भी अमेरिकी डॉलर में चुकाना होता था। एक बात और, रूस भारत को हथियार तो बेचता था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। परमाणु पनडुब्बी को तरस रहे भारत की मदद में भी उसने बड़ी देर लगाई। 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत को लगने लगा कि जब बाजार भाव पर डॉलर में ही खरीदना है तो अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को क्यों न आजमाया जाए। यहाँ से भारत हथियारों के लिए तो रूस पर निर्भर रहा, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में अमेरिका और यूरोपीय देशों के करीब होता गया। साल 2005 में अमेरिका ने भारत के साथ न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया अमेरिका डिफेंस रिलेशंस समझौता किया और 2008 में परमाणु ऊर्जा समझौता कर अपने रिश्तों को नई दिशा दे दी। भारत जैसा रणनीतिक साझेदार छिटक न जाए, इसके लिए रूस ने 2000 में ही संबंधों को नई दिशा देने के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजिक ट्रीटी की और कई हथियारों के लिए तकनीक हस्तांतरण पर भी राजी हो गया। लेकिन बदली हुई दुनिया में उसके कई विमान और हथियार कमजोर लगने लगे थे और भारत के दरवाजे पर नए अवसर दस्तक दे रहे थे। उधर चीन और रूस के बीच बढ़ी नजदीकियों ने भारत, रूस और अमेरिका त्रिकोण में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। बीते 2 दशकों में चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। दूसरी तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों और भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण बर्ताव के लिए जाना जाता है। यह चीज भारत को अमेरिका के करीब लाने में सबसे अहम रही है। रूस चीन के साथ दोस्ती के साथ भारत को भी साधे रखना चाहता था। साल 2020 में गलवान में भारत और चीन की झड़प के दौरान भी रूस ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन पिछले 2-3 साल में रूस और चीन के बीच जिस तरह के रणनीतिक समझौते हुए और चीन ने इसमें पाकिस्तानी हितों को भी समेटना शुरू किया, उससे भारत को लगने लगा कि यह समीकरण आगे चलकर उसके लिए घातक हो सकता है। हालांकि यूक्रेन वॉर के दौरान रणनीतिक मोर्चों पर रूस का साथ देकर भारत ने दुनिया को चौंका दिया और कुछ देशों को नाराज भी कर लिया। लेकिन रूस से कच्चे तेल की बम्पर खरीद के बाद जिस तरह रूस रुपए के बजाय डॉलर या युआन में पेमेंट लेने के लिए अड़ा हुआ है, उसने दोनों देशों के रिश्तों में खटास लाने का काम किया है। इस बीच रूस का पाकिस्तान को तेल बेचना और कई तरह के सहयोग देने की कोशिशें भारत के लिए सबक बनकर उभरी हैं।
रणनीतिक जानकार मानते हैं कि सिर पर चीन जैसा शक्तिशाली दुश्मन लेकर भारत उसके नए और खास दोस्त रूस के भरोसे कैसे और कब तक बैठा रहेगा। उधर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने भारत को वे हथियार और उपकरण देना शुरू कर दिया जिन्हें वह रूस से भी हासिल नहीं कर पाया था और उसकी आधुनिक जरूरतों को पूरा करते थे। इनमें राफेल विमानों से लेकर नेवी के लिए मल्टी मिशन अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स तक शामिल है। भारत अपने सिविल विमानों का बेड़ा अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदता आ रहा था। हाल में उसे चिनूक जैसे रक्षा हेलीकॉप्टर भी मिले। स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, लेकिन इसमें लगातार गिरावट आई है। भारत अब 45% हथियार और रक्षा उपकरण रूस से खरीदता है, जबकि 29% फ्रांस और 11% अमेरिका से। इसके मुताबिक हथियारों की सप्लाई के मामले में अमेरिका अब भी तीसरे नंबर पर है और यही कारण है कि बदलते भू राजनैतिक माहौल में उसे भारत जैसे रक्षा बाजार में बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर चीन को काबू करने में जुटे अमेरिका से भारत को ज्यादा कारगर और अत्याधुनिक हथियार मिलने की उम्मीद है। इसकी ताजा मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जेट इंजन को लेकर हुई दी है। इसके तहत अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भारत में इंजन बनाने और तकनीक ट्रांसफर करने का समझौता हुआ है। इस सौदे की अहमियत इस बात से पता चलती है कि जब चीन और पाकिस्तान के आसमानों में लड़ाकू विमानों की तादाद लगातार बढ़ रही है, भारत को भविष्य में होने वाली 2 मोर्चों की लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर फाइटर्स प्लेन की जरूरत होगी, जो वह दूसरे देशों पर निर्भर रहकर हासिल नहीं कर सकता। उसके बेड़े में पड़े सभी मेघ और मिराज विमान अगले 10-15 सालों में कबाड़ में चले जाएंगे। वह तेजस जैसा विमान तो बना सकता है, लेकिन उसका इंजन अब भी विदेश से आयात होता है। ऐसे में अब भारत खुद लड़ाकू विमान बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी तरह अमेरिका से उसे MQ-9 प्रीडेटर जैसे अत्याधुनिक ड्रोन भी मिल रहे हैं, जिनकी उपयोगिता अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे आतंकवादियों के खात्मे में साबित हो चुकी है। इसके अलावा IT और अन्य व्यापारिक लेन देन में अमेरिका और भारत के रिश्ते रूस के मुकाबले ज्यादा उपयोगी और प्रासंगिक नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह साफ है कि जैसे जैसे रूस, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते गहराएंगे, भारत अमेरिका के उतना ही करीब होता जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब तो करें ही, कमेंट बॉक्स में अपनी राय या सुझाव भी जरूर दें। शुक्रिया।